सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि अब तक तो हम पढ़ चुके हैं कि रेजिडेंशियल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट जो आ रखी है रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में जो अमेंडमेंट आ रखी है, मैं आज उसको बताने वाला हूं, आज उसको डील करने वाला हूं। अब तक हमने क्या निपटा लिया है सर, अब तक हमने क्या जान लिया है और क्या हो चुका है हमारा, पहले सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर आपको कि सर आपकी जो अमेंडमेंट आई है वो किस पोर्शन पर आई है। ठीक है, पहले हुआ क्या करता था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अमेंडमेंट पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते थे अपन। सबसे पहले क्या करते थे हम, सर उसका स्टे वाइज देखते थे। सर एक स्टे वाइज देखते थे कि कितना स्टे उसका इंडिया में हुआ है। अगर हम बोलते थे कि 182 डेज और मोर, अगर वो प्रीवियस ईयर में रहा है तो वो सीधा सीधा रेजिडेंट बन जाएगा। या फिर अगर वो ऐसा नहीं रहा है तो दूसरी कंडीशन पे जाते थे। ठीक है, ये कौन सा था, सेक्शन 6(1)(a) और 6(1)(c) की कंडीशन हुआ करती थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, उसने बोला कि मिनिमम आपको 60 डेज रहने पड़ेंगे इन प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज इन लास्ट इमीडिएटली प्रेसीडिंग। मतलब क्या, लास्ट 4 ईयर, मतलब लास्ट 4 ईयर्स नोट्स में कहीं पे भी लिखे होंगे, मतलब इमीडिएटली प्रेसीडिंग, मतलब जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे पिछले 4 साल में आपको 365 डेज पूरे करने थे। ये दोनों के दोनों एक साथ पूरे करने थे। अगर इसमें पूरा नहीं हो पाया तो हम ये कंडीशन चेक करते थे। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो भी रेजिडेंट बन जाता था। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन पूरी हुई तो रेजिडेंट बन जाता था। अगर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई तो सर वो नॉन रेजिडेंट बन जाता था। देखो अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हुई तो रेजिडेंट बन गया वो। ठीक है, रेजिडेंट बन गया। मान लो कि ये वाली कंडीशन ही पूरी हो गई तो ये वाली चेक करने की जरूरत थी नहीं। या फिर ये वाली 182 डेज की कंडीशन पूरी नहीं हुई, बट ये वाली कंडीशन हमारी लग गई और जिसकी वजह से हम क्या बन गए, रेजिडेंट बन गए। दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट बन गए। अगर नॉन रेजिडेंट बन जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी भैया, लेकिन वंस योर रेजिडेंशियल स्टेटस इज रेजिडेंट, ठीक है, तो रेजिडेंट इन इंडिया आ गया तो उसके बाद हम देखते थे कि वो ROR है या फिर R बट NOR है, यही होता था। यस सर, जो एडिशनल 2 कंडीशन कौन कौन सी थी जल्दी से फटाफट बताएंगे सर। 2 साल आउट ऑफ 10 ईयर्स क्या होना चाहिए था सर, रेजिडेंट होना चाहिए था। आउट ऑफ 10 ईयर। कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है और जिसको रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर उसने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाके पहले पढ़ लीजिए, वो भी अपलोडेड है। ठीक है, या फिर जो प्रीवियस वाले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, जो नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन यानी कि जो अभी जनवरी में भी अगर बैठने ऑप्ट आउट करके भी उन्होंने बैठने वाले थे, उन्होंने दिया हुआ है, या फिर जिन्होंने पहले से ही कर रखा है उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगा। अच्छा चलिए, ये देखिए ये क्या बोला उसने कि 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स उसको क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। या फिर एंड उसने बोला कि क्या, कि लास्ट 7 ईयर्स में से, लास्ट 7 ईयर्स मतलब इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज उसके मिनिमम पूरे होने चाहिए और मोर का स्टे इन इंडिया होना चाहिए, स्टे इन इंडिया होना चाहिए। ये दोनों की दोनों कंडीशन अगर पूरी कर दी, दोनों की दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो आप बन जाते हैं ROR, और वरना आप बन जाएंगे R बट NOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहां तक तो सर हमने पहले से ही क्लियर कर लिया है और अभी भी अब तक हम तो पूरा का पूरा कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन हुआ करती थी कुछ, 3 एक्सेप्शन हुआ करती थी हमारी, कि 3 लोग जो ऐसे हुआ करते थे जिसमें हमें ये वाली कंडीशन नहीं देखनी होती थी, सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वो स्टे उसका इंडिया में है या नहीं, इसके बेसिस पे ही हम उसको रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन कर देते थे। अगर वो 182 डेज से कम रहता था
तो हम बोलते थे उसको क्या कि वो नॉन रेजिडेंट बन गया है इंडिया में फॉर दैट प्रीवियस ईयर, यानी कि फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लिए वो बन गया है नॉन रेजिडेंट। कौन कौन से ऐसे बंदे थे? एक तो ऐसा बंदा था इंडियंस, ये तीनों के तीनों इंडियन सिटीजन थे, इंडियन सिटीजन जो कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर चला गया, पहला। दूसरा था कि जिसने इंडियन सिटीजन जो कि क्रू मेंबर था किसका? फॉरेन बाउंड शिप का, और या फिर जो शिप का क्रू मेंबर बन के गया था बाहर, तो उसके लिए भी हम यही कंडीशन पूरी करते थे, यही कंडीशन देखते थे। और रूल 126 जो एलिजिबल वॉइस वाला देखते थे कि हाँ भाई उसने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर कब साइन किया, अच्छा जब कब एंटर हुआ शिप पर, वो सारी कंडीशंस वगैरह फॉलो करके इसको करते थे। दो ऐसे बंदे हो गए, एक तो कौन सा हो गया कि एक तो क्रू मेंबर और एक जो फॉरेन चला गया, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो बाहर चला गया। इन दोनों में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, ये एज इट इज है, एज इट इज है। जो तीसरा बंदा था, तीसरा बंदा कौन था सर? सर इंडियन सिटीजन था, इंडियन सिटीजन था, ठीक है, इंडियन सिटीजन, और वो क्या था? या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन बोले तो जिनके दादा या परदाता, जिनके दादा दादी किस में पैदा हुए हैं, जल्दी से बताओ, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं। जैसे मैं बोलूं कि 1942 में उनके दादा का जन्म हुआ था और वो अभी लंदन में रह रहा है, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और जो कि यहां पर विजिट करने आ रहा है इंडिया में इन दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में अगर वो करने आएगा विजिट, तो हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस यहां पर देखा करते थे। इसके लिए भी सर हमने अभी तक पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे इसके लिए, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि ये 182 डेज इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा है कि नहीं, उसका सेकंड कंडीशन हम चेक नहीं करते थे। देखो सेकंड कंडीशन हम क्यों नहीं चेक करते थे, मैं एक रीजन पहले आपको दे देता हूं। यहां पर एक छोटा सा रीजन मैं आपको देखता हूं, वो समझना आप। बिल एक्ट में जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज में लिखा क्या गया, उन्होंने बोला कि जो 60 डेज थे, देखो कंडीशन तो उसको भी पूरे करने हैं, सबको पूरे करने हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली कहते हैं कि ये कंडीशन नहीं लगेगी। क्यों? उन्होंने बोला था 60 डेज प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स में होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन थी, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ था कि जो इंडियन सिटीजन है और जो कि, या फिर कौन है इंडियन सिटीजन, जो इंडिविजुअल की बात हो रही है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके लिए जो ये 60 डेज की कंडीशन थी ना, उसको रिप्लेस करके 182 डेज और मोर कर दिया जाए, और मोर कर दिया जाए। अब देखो 182 डेज और मोर की यहां पर कंडीशन लग गई थी जब, तो वो तो इसी क्राइटेरिया में पूरा हो जाता है। अगर बंदा 182 डेज से ज्यादा चला गया तो यहीं पर वो रेजिडेंट हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस। और दूसरा, ये वाला दूसरी कंडीशन का कोई मतलब नहीं बचता था। इसीलिए हम कहते थे कि भैया आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन देखना पड़ेगा, दूसरा जो कंडीशन था वो इररेलेवेंट हो जाता था। अब इसको रिप्लेस करके यहां पर अमेंडमेंट कर दिया गया और यहां पर बोला कि आपको 120 डेज और मोर रहना पड़ेगा इन प्रीवियस ईयर में। क्या बोला? 120 डेज और मोर प्रीवियस ईयर में अगर आप रहोगे, समझ में आ रहा है? 120 डेज और 120 डेज और मोर अगर प्रीवियस ईयर में रहोगे, प्लस 365 डेज आपने पूरे किए लास्ट 4 इयर्स में, तो आप बन जाओगे रेजिडेंट इन इंडिया। ये वाली जो आई है, ये आया है अमेंडमेंट। किसके लिए आया है सर? ये किसके लिए आया है? देखो ये दोनों चीज क्या है, पहले तो पहले वाले के लिए, ये उन बंदों के लिए नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किस लोग के लिए आया है? ये आया है कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि बताओ इंडियन सिटीजन है या फिर क्या है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट करने आया है इंडिया और उसका फॉरेन सोर्स से, यानी कि सॉरी इंडियन सोर्स से, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है, इनकम जैसे मान लो मिस्टर राम जो है वो लंदन का निवासी है, वहां पर रहता है, पर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो 20 और 21 में
प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में अपने माता पिता के पास यहां पर घूमने आता है इंडिया में, उसके माता पिता इंडिया में रहते हैं, इंडिया में घूमने आए। अब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? राम का बिजनेस भी है, मान लो राम का बिजनेस, राम जो कमाता है वो बाहर भी कमाता है और इंडिया में भी कमाता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भैया एक बात सुन, तू आ रहा तो है वो ठीक है, तेरी अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, क्या बोला, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स से जो तुमने इनकम कमाई है, फॉरेन सोर्स से मतलब जो एक्रूअराइज बाहर चल रहा है, यानी कि जो बिजनेस तेरा बाहर चल रहा है और जिसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है। दो तरीके की इनकम है, मैंने बताया था फॉरेन इनकम में कौन कौन सी। एक तो दो तरीके की, मतलब बिजनेस प्रोफेशन बाहर है, यानी कि एक्रूअराइज बाहर हो रहा है और रिसीव भी बाहर हो रहा है, बट उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है। ठीक है, कंट्रोल, बिजनेस कंट्रोल इंडिया में नहीं है, या फिर प्रोफेशन सेटअप इंडिया में नहीं है। समझ में आ रहा है कौन सी बात कर रहे हैं हम? टोटल इनकम की बात कर रहा हूं मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पर? टोटल इनकम अगर एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स जो कि फॉरेन से कमाया गया है और जिसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि इंडिया के सोर्स से अगर उसने कमाया हो मोर देन 15 लाख रुपीस, अगर उसने कमाया है मोर देन 15 लाख रुपीस, अगर उसने कमाया है तो उसके लिए ये दोनों कंडीशन अप्लाई होकर चलेगी। बात आ गई कि या समझ में या नहीं आई? जल्दी से बताओ, बात आ गई क्या समझ में या नहीं आई? यस सर। यानी कि ये सिंपली आपको ये देखना है कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन यहां पर आ रहा है घूमने के लिए, ठीक है, वो वाला बंदा इंडियन और इंडियन, या फिर कोई इंडियन सिटीजन है जो जिसका यहां पर क्या है, बोलो इंडियन से जो ओरिजिन है, जो बाहर से घूमने यहां पर आ रहा है, उसके लिए क्या कंडीशन चेक करेंगे सर? दो कंडीशन चेक करेंगे। एक तो 182 डेज वो प्रीवियस ईयर में रहा है तो वो रेजिडेंट है, वरना वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ऐसा नहीं है, अब दूसरी कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। कहते हैं कि भैया चल ठीक है 182 डेज नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कम रहा है? यस, मैंने बोला कि 150 डेज रहा है, तो यानी कि वो कहेगा कि ये वाली कंडीशन भी पूरी करो, यानी कि वो बताओ कि 120 डेज रहा है क्या? यस 120 डेज रहा है, और 365 डेज अगर उसने लास्ट प्रीवियस ईयर में पूरे कर लिए हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ये जल्दी से बताओ। तो फिर बता सकते हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि वो रेजिडेंट बन जाता है इंडिया में। अल्टीमेटली समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो रेजिडेंट बन जाता है इंडिया में। समझ में आ रहा है? चलो एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या बोला गया। देखो, ये अगर नोट डाउन करना था तो आपने नोट डाउन कर लेना था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बेहतरीन चार्ट से आपको डिफाइन कर रखा है। ये नीचे देखिए, मैंने एक बेहतरीन सा चार्ट बना रखा है। ये देखिए, ये इसमें पूरा अच्छे से आपको और क्लियर हो जाएगा कि अमेंडमेंट किस से रिलेटेड है और किस से मतलब क्या क्या चीज उसमें हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया गया, ये यहां पर किया गया था, यानी कि अब मैं अगर बताऊं यहां पर इंडिविजुअल के स्टेटस में जो डीम्ड रेजिडेंट वाला था हमारा, डीम्ड रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट और आया। डीम्ड रेजिडेंट में रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये हमेशा जो डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा, यानी डीम्ड रेजिडेंट का एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो आ गया सेक्शन 61A। क्या है सेक्शन 61A? एक अमेंड करके एक 61A आ गया है हमारा सेक्शन। देखिए ये रहा हमारा सेक्शन है, यहां पर जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है 61A, ये आपका अमेंडमेंट यहां पर आ रखी है। ठीक है, 61A, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, सबसे पहले हमें ये वाला पढ़ लेना जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, जो हमने पहले से ही समझ रखा है उसको पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला था, पहले तो ये बता था कि दो कंडीशन हुआ करती थी, दोनों कंडीशन में अगर पूरी की पूरी कर दी तो भैया मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दी तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट बन जाता था सीधा सीधा। उसके बाद हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, ये रहा इंडियन सिटीजन जो कि छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ये वैसा का वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और इंडियन सिटीजन जो कि क्रू मेंबरशिप के लिए जा रहा है, मतलब जो कि क्रू है ऑफ एन इंडियन शिप पर, वो भी वैसा का वैसा ही है। या अब यहां पर बोला कि एक इंडियन सिटीजन जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली कहां रहता है? वो बाहर रहता है। मान लो मैंने जो बताया था अपने एग्जांपल में, लंदन में रहता है और विजिट करता है इंडिया इन प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में विजिट करने आता है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाएगा? उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 61 की कंडीशन, 61A की कंडीशन जो थी वो पूरी करनी पड़ेगी। 61C इज इररिलेवेंट हो जाएगा। जो हम बोलते थे कि 60 डेज और उसकी कंडीशन थी वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, वो अभी भी वही है, लेकिन उसने नीचे क्या बोला एक बार पढ़ते हैं आओ। उसने कहा कि हाउएवर
सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम, सच पर्सन कौन, जो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, वो इधर आया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो यहां पर आया है, उसका टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स यानी कि कौन सा, दैट इज इनकम which accrue arise outside India except from the income, except income from business controlled from or profession set up in India। मैंने क्या बताया था, कौन से वाले सोर्स को छोड़कर, देखो उसने बोला कि उसका टोटल इनकम अगर एक्सीड करता है 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया। इफ रेजिडेंट मान लिया जाएगा अगर, अच्छा ये 15 लाख कौन सी इनकम के बारे में बोल रहा है सर, टोटल इनकम जो भी उसकी इनकम टैक्सेबल हुई है इंडिया में, टोटल इनकम जिसमें से उसकी जो टोटल इनकम है जिसमें से क्या माइनस करना है हमें, फॉरेन सोर्स से जो उसने कमाया है उसको माइनस कर दो, उसको हटा दो, फॉरेन सोर्स वाला हमें नहीं देखना, जो कि और फॉरेन सोर्स वाला कौन सा, उसको भी हटा देने का जो जिसका कंट्रोल और सेटअप इंडिया में है, उसको नहीं हटाना, जिसका कंट्रोल और सेटअप इंडिया में है उसको तो हम इंडियन इनकम ही मान लेते हैं, जिसका कंट्रोल और सेटअप इंडिया में है उसको क्या मान लेते हैं हम, इंडियन इनकम। जो क्या है फॉरेन सोर्स से नहीं कमा, मान लो कोई बिजनेस चल रहा है उसका वहीं पर, और वहीं पर उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है, बस ये समझिए, ठीक है। तो उसको छोड़कर अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा जाती है, 15 लाख रुपए से ज्यादा जाती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अरे एक बात बता, तू तो यहां पर आ रहा है वो ठीक है, और इंडिया में तेरी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा की चली जा रही है प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपए से ज्यादा आ जाएगी, तो तेरे को ये दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और इन दो कंडीशन में से अगर तूने एक भी कंडीशन पूरी कर दी तो तू बन जाता है यहां पर रेजिडेंट। समझ में आ रहा है, पहले ये बेनिफिट दे रखे थे उनको कि भैया 182 डेज अगर रहा है तो ठीक है, वरना नहीं रहा तो वो सीधा सीधा वो नॉन रेजिडेंट बन जाता था, और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी लेते ही उसकी जो फॉरेन इनकम होती थी हम उसको उस पर टैक्स नहीं लेते थे। लेकिन अब उसका क्राइटेरिया ब्रॉड कर दिया गया, उन्होंने बोला कि भैया अगर तू आ रहा है अब इनकम बेस देखा जाएगा, क्या बोला, अब तेरा इनकम बेस देखा जाएगा कि तूने 15 लाख से ऊपर कमाया है कि नहीं है। 15 लाख कहां से सर, जो तेरी टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स को हटाकर जो तेरी टोटल इनकम है वो अगर 15 लाख से ऊपर जा रही है उस प्रीवियस ईयर में, तो तेरे को दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या था, पहले का कंडीशन क्या है, 182 डेज और मोर तू रहना चाहिए उस प्रीवियस ईयर में, या फिर 4 इमीडिएटली प्रेसीडिंग ईयर में 365 पूरा करेगा तू, एंड has been in India at least for मैंने बताया ना 120 days in the previous year, 120 days in the previous year अगर हो गया है, तू दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ली है तो फिर तेरे को बोलेंगे हम कि तू रेजिडेंट हो गया है इंडिया में। बोलो यस और नो। सर अब डिफरेंस क्या रहा, मान लो कि मैंने बोला था कि 150 डेज इन प्रीवियस ईयर में रहा है मिस्टर राम जो बाहर रहता है, ठीक है। अब पहले हुआ क्या करता था, 150 डेज रहा था तो उसको सीधा सीधा हम बोलते थे 182 डेज नहीं रहा तो वो 182 डेज नहीं रहा, यही एक कंडीशन, सिंपल कंडीशन हुआ करती थी उसके लिए, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाता था और उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि क्या वो मिनिमम 120 डेज रहा है, यस मिनिमम वो 120 डेज रहा है, प्लस पिछले 4 साल में उसने 365 डेज भी पूरे कर लिए हैं। और अगर ऐसा उसने कर लिया है और अगर उसने 365 डेज भी पूरा कर लिया तो उसको मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट है, और अगर वो रेजिडेंट होगा तो उसकी फॉरेन इनकम पर भी हम टैक्स लेकर चलेंगे। बात आ गई क्या समझ में या नहीं आई? यस सर। अच्छा अब इसके ही संदर्भ, ये तो सब बात हो गई रेजिडेंट। अब सर ये वाला जो बंदा है, ये जो कैटेगरी हमने लेके आए, ये जो बंदा है ये सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया नेक्स्ट वाले सेक्शन में भी, जो सेक्शन 66 हमें बताता था कि बंदा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यही था ना कि भाई पिछले 7 साल में, पिछले 10 साल में से 2 साल हमें रेजिडेंट होना चाहिए एंड 7 साल में 730 डेज उसने पूरे किए होने चाहिए। दोनों की दोनों अगर कंडीशन पूरी कर दी उसने तो वो रेजिडेंट हो जाता था, वरना वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता था, वरना वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता था। अब देखो उन्होंने एक और इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, जिनका इनकम जो है, जिनके बारे में अभी मैंने बात किया, जो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में घूमने आए हैं, नॉर्मली वो बाहर रहते हैं और उनका जो टोटल इनकम है वो एक्सेप्ट फॉरेन सोर्स से कमाया गया इनकम वो 15 लाख से ऊपर चला जाता है इन प्रीवियस ईयर में, तो उनको 2 कंडीशन थी, एक तो वही 182 डेज वाली कंडीशन और दूसरी उसने 120 डेज, 60 वाली नहीं, 120 डेज मिनिमम प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए उसको, प्लस 365 डेज उसको रहना पड़ेगा कब, लास्ट
4 ईयर्स में, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी की तो रेजिडेंट। अब वो अगर रेजिडेंट बन गया है, अब वो अगर रेजिडेंट बन गया है तो वो सर वो रेजिडेंट तो बन गया, लेकिन सर एक और बात बताना, अगर वो मिनिमम अगर वो 120 डेज नहीं रहा, यानी कि लेस देन, अगर मैं बात करूं लेस देन 120 डेज रहा है, तो बताओ सीधा सीधा वो नॉन रेजिडेंट बन गया या नहीं बन गया? यस सर, नॉन रेजिडेंट बन जाता है। दोनों कंडीशन उसने पूरी नहीं की, 182 डेज की पूरी नहीं की और मिनिमम 120 डेज की रखनी थी ना, 120 डेज और प्लस 365 डेज इन 4 ईयर, तो इससे भी नीचे चला गया, तो ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हुई, तो यानी सीधा सीधा वो क्या बन जाता है? नॉन रेजिडेंट। अगर लेस देन 120 डेज रहा है, कौन सा बंदा? जो फॉरेन से आया है, सीधा क्रक्स पकड़ेंगे, फॉरेन से जो बंदा आया है, इंडियन ओरिजिन का बंदा, वो 120 डेज से अगर नीचे रहता है तो सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाता है। अगर नॉन रेजिडेंट बन जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर 120 डेज तक रहता है या मोर रहता है, बट लेस देन कौन सा? लेस देन 182 डेज। सर 182 और मोर हो जाता तो वो पहली वाली कैटेगरी में आ जाएगा ना। देखो समझो क्या बोल रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि नॉर्मली बाहर रहता है और विजिट करने आया है, और किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं? उसके कैटेगरी की बात कर रहा हूं जिसकी इनकम जो है, टोटल इनकम मोर देन 15 लाख है। किसको हटाकर? सर फॉरेन सोर्स को हटाकर, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, ठीक है, इसको हटाकर 15 लाख। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं, ये लोग के लिए दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहले 182 डेज की कंडीशन है, और मोर उसको प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए, या फिर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, प्लस इसके साथ 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स मतलब इमीडिएटली प्रेसीडिंग, आपको वर्डिंग पेपर में क्या यूज करनी है? इमीडिएटली प्रेसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। बस लास्ट 4 ईयर्स मैं इसलिए कर देता हूं क्योंकि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो। टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? इमीडिएटली प्रेसीडिंग द प्रीवियस द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब देखो ये वाली दोनों कंडीशन पूरी करनी है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर नॉन, वो जो बंदा था इंडियन ओरिजिन का, मतलब मिस्टर राम, अगर वो रहा है कितने दिन? सर लेस देन 120 डेज, जल्दी से बताओ, तो वो क्या बना रहेगा? सर नॉन रेजिडेंट। यानी कि मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर वो मैक्सिमम 119 डेज अगर रहता है इंडिया में प्रीवियस ईयर में, तो वो नॉन रेजिडेंट बना रहेगा। बोलो यस और नो? यस सर। लेकिन अब मान लो कि वो मोर देन 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो क्या होगा? और अगर वो 182 डेज और मोर रहा होगा तो क्या होगा? देखो 182 डेज और मोर रहा होगा तो ये तो सिंपल पता लग गया ना आपको, यहीं से रेजिडेंट बन गया। इस कैटेगरी में तो आया ही नहीं, वो रेजिडेंट बन गया। जो अमेंडेड कैटेगरी में तो वो आया ही नहीं, ठीक है। 182 डेज वाले कैटेगरी में ही रहा वो, और उसके हिसाब से वो रेजिडेंट बन गया। यस। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जो क्राइटेरिया है कि 182 डेज और लेस वाला क्राइटेरिया, इसमें वो रेजिडेंट बन गया है। बोलो रेजिडेंट बन गया या नहीं बन गया? यस। वो अगर रेजिडेंट बन गया किस वाले में? ये वाला फॉलो करके वो रेजिडेंट बन सकता है। अगर उसने लास्ट 4 ईयर्स में, मानकर चलते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स में उसने 365 डेज पूरे कर लिए हैं, तो क्या ये 120 डेज और मोर और लेस देन 182 रहेगा तो ये वाला कंडीशन पूरा हो जाएगा, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। यस सर, रेजिडेंट बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आता है। अब ये रेजिडेंट बन गया, नॉन रेजिडेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में वो रेजिडेंट बन गया है। इसमें एक रेजिडेंट बना है और इसमें एक रेजिडेंट बना है। तो इसमें रेजिडेंट बनाया तो वो क्या? ऑलवेज एंड ऑलवेज, उसने बोला कि ऑलवेज एंड ऑलवेज जब ये होगा तो वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। समझ में आया या नहीं? बोलो।
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। इसमें कोई भी फर्दर कंडीशन तुम्हें वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि पिछले 7 साल में, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो पिछले 7 साल में उसने 730 डेज पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर पिछले 10 साल में उसने 2 साल वो रेजिडेंट रहा है या नहीं रहा है। तो वही तो दोनों चीजें चेक करते थे ना, वो दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं। उसने बोला ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेगा, वो रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। अगर वो 182 डेज से ज्यादा रहा है और लेस देन 182 डेज रहा है और उसने बाकी कंडीशंस पूरी कर रखी हैं, ठीक है, यानी कि 365 डेज वाली, तो उसके लिए ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसके ये वाली कैटेगरी है, ये तो पहले से भी हम सिंपली वही करते थे, ये जैसे ही बनता था फिर हम नेक्स्ट क्या करते थे, नेक्स्ट हम देखते थे कि लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज उसने पूरे किए हैं या नहीं किए, या फिर 2 ईयर्स के लिए वो रेजिडेंट रहा है कि नहीं आउट ऑफ 10 ईयर्स ये रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर लेता है तो वो बन जाएगा क्या, रेजिडेंट, वरना रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR बन जाएगा। अदरवाइज वो बन जाएगा क्या, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर वो इस वाली कैटेगरी से निकलकर रेजिडेंट बनता है, इस वाली कैटेगरी से निकलकर रेजिडेंट बन जाता है, तो ही विल ऑलवेज बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर कहां लिखा है, आ जाओ एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। ये लिख लेना, एक क्रक्स है, कोई लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, अभी चार्ट भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। देखो अब यहां पर क्या लिखा गया उसने जो कंडीशन में, इंडिविजुअल शैल बी कॉल्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि R बट NOR बन जाएगा। कब बन जाएगा सर, इन सच इफ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया में है, बीइंग आउटसाइड इंडिया एंड कम्स ऑन विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर में, किसी प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, वो घूमने आ रहा है, एंड हैविंग टोटल इनकम, क्या बोला उसने, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, कितना है, एक्सीड कर रहा है 15 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हु हैज बीन इन इंडिया फॉर 182 days or more but less than 182 days during the previous year, but less than, ये कैटेगरी अलग कर दी उसने बोला कि भैया 182 डेज के लिए ना, क्योंकि अगर 182 डेज और उससे ज्यादा रहेगा तो सर वो पहली वाली कैटेगरी में क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। ये दूसरी वाली कंडीशन के लिए उसने बोला कि दूसरी कंडीशन से अगर वो 182 डेज बट लेस देन 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर वो रहा है, तो वो हमेशा और हमेशा क्या बन जाएगा, R बट NOR बन जाएगा। मींस नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने एक क्रक्स लिखा है, देखो, मींस इफ हिज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर लेस देन 120 डेज बन जाता है तो ही शैल बी नॉन रेजिडेंट बना रहेगा। यानी कि अगर मैं दूसरे संदर्भ में क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा इंडिया में आ रहा है, उसे मिनिमम कितने दिन रहने चाहिए अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट बरकरार रखने के लिए, सर 119 डेज, 119 डेज तक रहा है तो वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो वो रेजिडेंट बन जाएगा अगर ये कंडीशन पूरी कर दी, और R बट NOR रहेगा। लेकिन अगर वो 182 डेज से ज्यादा हो गया तो वो रेजिडेंट तो बनेगा ही बनेगा, बट वो ROR भी बन सकता है और R बट NOR भी बन सकता है, बशर्ते कि ये दोनों कंडीशन पूरी हुई हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो यस। अच्छा, फॉरेन सोर्स का मतलब इनकम फ्रॉम, देखो इतनी देर से हम इनकम फ्रॉम, इनकम विच एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया अदर देन इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, उसको छोड़कर जो भी एक्रू अराइज बाहर, मान लो बिजनेस बाहर है और उसको कंट्रोल इंडिया से कर रहे हैं, उस इनकम की बात नहीं करेंगे। फॉरेन सोर्स मतलब जो वहीं से कंट्रोल हो रही है और वहीं पर ही तुम एक्रू अराइज हो रही है, उसी की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को इंक्लूड कर लो, बाकी सारी चीज, या फिर मैं कह सकता हूं कि सब कुछ जोड़ लो और सिर्फ फॉरेन सोर्स वाला जो इनकम है वो निकाल दो, दोनों बातें सेम है। चलो एक बार चार्ट देख लेंगे हम, देखो आ जाओ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ये चार्ट से। चार्ट में क्या बोला, इंडिविजुअल अन इंडियन सिटीजन है या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है और प्रीवियस ईयर में घूमने के लिए आ रखा है, तो विजिट करने के लिए आता है इंडिया में, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या चीज है। पहले होता था हमेशा और हमेशा किसके बेसिस पे, मैंने बताया था ना, हमेशा और हमेशा उसके स्टे के बेसिस पे देखते थे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है।
अब इनकम बेस भी कर दिया उसने, बोला भैया तुम यहां पर आ रहे हो और ज्यादा पैसे कमा रहे हो, एक लिमिट से ज्यादा पैसे तुम यहां से कमा के लेके जाते हो, तो हम तुम्हें रेजिडेंट मान लेंगे। देखो कंडीशन लगा दी उसने, और प्लस स्टे वाला भी उन्होंने पूरा करना है। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि अगर उसका टोटल इनकम नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, यानी पहले वाली कैटेगरी वाला बंदा, मान लो कि 15 लाख से ज्यादा वाला बंदा नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में उसका 15 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी देखनी पड़ेगी सर, स्टे 182 डेज और मोर, बस यही देखनी पड़ेगी, दूसरी कंडीशन इररिलेवेंट हो जाती है। दूसरी कंडीशन 120 डेज वाली कब देखनी पड़ेगी सर, वो उसी बंदे के लिए देखनी है जो आपका 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर ज्यादा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 15 लाख टोटल इनकम उसकी 15 लाख से एक्सीडिंग हो गई है, उसके लिए देखना है, वरना अभी भी 182 डेज ही उनके लिए बना रहेगा। अच्छा 182 डेज रहा, सेटिस्फाई कर लिया तो रेजिडेंट, अगर 182 डेज से कम रहा है वो बंदा तो वो नॉन रेजिडेंट सीधा सीधा बन जाता है। अच्छा दूसरा, अगर बोला कि अगर वो रेजिडेंट बन गया तो नॉन रेजिडेंट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंट बन गया तो कंडीशन दोबारा सेटिस्फाई करनी पड़ेगी भैया, 2 साल मिनिमम उसको, आउट ऑफ 10 ईयर्स में से उसको 2 साल क्या करने पड़ेंगे, आउट ऑफ 10 ईयर्स में से उसको 2 साल रेजिडेंट होना पड़ेगा, और मिनिमम क्या करना पड़ेगा उसका 730 और मोर डेज रहना पड़ेगा इन लास्ट 7 ईयर्स में उसको। अगर ये दोनों कंडीशन, बोथ कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड, बोथ कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो आरओआर बन जाता है, अदरवाइज वो आर बट एनओआर बन जाता है। सर ये तो पहले वाला ही है, हाँ बिल्कुल वो पहले वाला ही है, बिल्कुल पहले। अमेंडमेंट किस में आई है, उन पर्संस के लिए जो इंडियन ओरिजिन है और जिनका इंडिया में एक्सीडिंग है 15 लाख से ज्यादा कमा लिया, उन्होंने 15 लाख से ज्यादा कमा लिया। कौन सी कैटेगरी, देखो ये वाली कैटेगरी आई, हैविंग टोटल इनकम अगर उनकी फ्रॉम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सीड करता है 15 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इनमें अमेंडमेंट है। इनमें बोला कि अब 182 डेज का जो क्राइटेरिया उसको तो चेक करना ही करना है, उसको तो चेक करना ही करना है, प्लस अगर इसमें आप रेजिडेंट नहीं निकले तो आपके लिए ये वाली कंडीशन भी लगा दी गई। अब उन्होंने बोला कि 120 डेज और मोर रहना है एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स, ये वाली कंडीशन आपको पूरी करनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अच्छा अगर आ गई तो यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो इसको, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि अगर तुम यहां से रेजिडेंट हो जाते हो, यहां से रेजिडेंट हो जाते हो 182 डेज फॉलो करके, तो बिल्कुल सिमिलर चीज यही आ जाएगी, बिल्कुल सिमिलर यही। अगर तुम यहां से आ गए तो ये सिमिलर चीज आ जाएगी, तुम्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा 182 डेज तो रेजिडेंट, वरना नॉन रेजिडेंट। फिर 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी, यहां से अगर तुम रेजिडेंट हो 182 डेज को पूरा करते हुए रेजिडेंट निकले हो तो तुम्हें ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने यहां से रेजिडेंट हो, यानी कि उन्होंने बोला 120 डेज और इस कैटेगरी से रेजिडेंट हो, तो उसने बोला अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तुम रेजिडेंट हो, बट ही विल ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। यानी कि देखो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहने के लिए क्यों बोला उसने कि भैया ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो पूरी दुनिया जहान की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी सारी की सारी, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन सी इनकम छोड़ दी जाती थी बताओ? फॉरेन इनकम तो छोड़ते थे, लेकिन किस पर टैक्स लेते थे हम? जो कि कंट्रोल, बिजनेस बाहर है और कंट्रोल इंडिया में है, बिजनेस बाहर है और उसका कंट्रोल इंडिया में, वो उसके लिए टैक्सेबल रहता था। अच्छा अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट, यानी कि जैसे कि स्टे लेस देन 120 डेज। आई होप आपकी ये अमेंडमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। ये अपने आप में ये एक बड़ा ही अच्छा और बेहतरीन चार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम लिंक को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट, ठीक है सर। एक और आपके लिए अमेंडमेंट है जो कि आई थी हमारी कहां पर सर, 61A की जो आपने बात की थी, बिल्कुल 61A, आ जाओ 61A पे, ये रहा 61A बात करता है डीम्ड रेजिडेंट की। ये भी आपकी क्या है, अमेंडमेंट है जो कि आप पूरी कर लो, ठीक है। 61A में क्या बोला गया, बिल्कुल सिमिलर चीज रख दी गई। अब देखो ये है इनकम बेस्ड, इनकम बेस्ड। मैं बोल रहा था पहले क्या कि एक स्टे वाइज ही देखा जाता था कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अब यहां पर अमेंडमेंट करके क्या लिया है कि इनकम वाइज भी देखा जाएगा भैया। हम बाहर से आने वाले बंदों को तो छोड़ नहीं रहे कि 15 लाख से अगर उसने ज्यादा की इनकम कमा ली अदर देन फॉरेन सोर्स, तो हम बोल देते हैं कि वो रेजिडेंट है। और रेजिडेंट है तो वो, और नेक्स्ट कैटेगरी क्या होती है, रेजिडेंट। उसमें अगर वो रेजिडेंट निकला 120 डेज पूरे करके और मोर, तो फिर हम कहते थे कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो वो तो बात हो गई कि यहां उसको रेजिडेंट बना देते थे हम।
यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन है, बाहर ओरिजिन का बंदा नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे। अब हम बात करें हमारे अपने लोग, इंडिया के लोग अगर इंडियन सिटीजन है, कोई इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, उसका टोटल इनकम अगर अदर देन फॉरेन सोर्स एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया, मतलब कि कौन सा वाला सोर्स, फॉरेन सोर्स विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रूअराइज इन इंडिया, और जिसको नहीं माना गया है कि एक्रूअराइज इन इंडिया हो चुका है, एक्सीड करता है अगर उसका 15 लाख से ज्यादा चला जाता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो बाहर रहता है उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमारे लोग अपने यहां पर जो रह रहे हैं, अपने हमारे ये लोग अगर इन लोगों का भी 15 लाख से ऊपर चला गया है, वुड नॉट बी, 15 लाख से ऊपर चला गया है वो, सॉरी, वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, उसको मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट है इंडिया में, मान लिया जाएगा कि रेजिडेंट है इंडिया में। यानी कि एक पर्टिकुलर इनकम की लिमिट सेट कर दी गई, इतनी इनकी इनकम अगर आपने इंडिया में कमा लिया, इंडिया के बंदे हो, तो अब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं किया जाएगा। अब क्या बोला जाएगा, यानी कि अब आपका स्टे चेक नहीं किया जाएगा, उसका बोलेंगे कि आपको मान लिया जाएगा कि आप रेजिडेंट हो, चाहे आप वन के हिसाब से रेजिडेंट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वहां पर रेजिडेंट हो गए तो ठीक है, ये वाली कैटेगरी नहीं लगेगी। अगर मान लो 61C की कंडीशन तुम्हें लग जाती है, अब मैं बोलूंगा कि 61A और 61C जो 160 डेज और 160 डेज प्लस 365 डेज का क्राइटेरिया था और 182 डेज। अब मैं बोलूं आपसे, कोई एक बंदा है, मैं बोल रहा हूं कि तेरे को डीम टू बी रेजिडेंट मान लिया जाएगा, और वो कह रहा है मैं तो ऑलरेडी 200 दिन रहा हूं, यानी कि मैं तो इसमें इस वाले सेक्शन में भी मेरे को क्या मान लिया गया है, रेजिडेंट मान लिया गया है, तो तुमने क्या अलग काम किया मेरे लिए है? तो यानी कि ये वाली सेक्शन उनके लिए नहीं लगेगी। अगर कोई बंदा 61A और 61C की कंडीशन से रेजिडेंट बन जाता है, यहां से अगर कोई छूट जाता है, यहां से अगर कोई बच जाता है, सबसे पहले ऑब्वियसली यही लगेगा स्टे। अगर यहां से कोई बच जाता है तो 61A उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा चली गई है तो। उसने बोला कि मान लिया जाएगा आपको, उस प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट हो। एंड इफ he is not liable to pay tax in any other country or territory by the reason of his domicile or residency or any other criteria for similar nature। उसने क्या बोला कि अगर मान लिया जाएगा उसको रेजिडेंट हो इन प्रीवियस ईयर में, अगर उसने किसी भी तरीके से बाहर कहीं पर भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आई है, क्या बोला उसने कि नॉट लाइबल टू पे टैक्स, बाहर कहीं पर भी, यानी इंडिया का बंदा है, बाहर कहीं पर भी उसने इस इनकम पर टैक्स नहीं दिया है, यानी कि बाहर कहीं पर भी उसने क्या बोला कि इनकम पर टैक्स नहीं दिया है, बाहर कहीं पर भी उसने टैक्स नहीं दिया है। किस रीजन की वजह से भैया, रेजिडेंसी के लेवल पे और या फिर एनी अदर क्राइटेरिया, कोई सा भी क्राइटेरिया लेके बाहर उसने अगर टैक्स नहीं दिया है तो उसकी 15 लाख से इनकम यहां पर ज्यादा है तो उसको हम रेजिडेंट मान लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उसने वो कितने दिन यहां पर रहा है या नहीं रहा है। यानी कि यहां पर अगर उसने क्राइटेरिया पूरा नहीं भी किया है, हम उसको पहले नॉन रेजिडेंट मान लेते थे, लेकिन अब नहीं, अब अगर इस कैटेगरी में फॉल कर गया वो कि उसने बाहर भी कोई टैक्स नहीं दिया है, ठीक है, और किसी कंट्री में बाहर भी टैक्स नहीं दिया है अदर कंट्रीज में, और उसका यहां पर 15 लाख से ऊपर चला जाता है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट हो गया है। अच्छा, हाउएवर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको मान लिया गया है प्रीवियस ईयर में एज पर सेक्शन 61 के हिसाब से अगर मान लिया गया है तो भैया ये वाला सेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एंड एज पर सेक्शन 61D, अब देखो ये वाला तो रेजिडेंट तो निकल गया, अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसके लिए भी बात होगी या नहीं होगी? बोलो बोलो, बात होगी या नहीं होगी? यस सर। तो उन्होंने बोला ही विल ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। लेटेस्ट नोट जो है ये अमेंडेड नोट है, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम लिंक पे, प्लीज गो एंड ज्वाइन। ऑलवेज बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR बनेगा। जो भी डीम्ड टू बी रेजिडेंट, ये मैंने ऊपर चार्ट में भी बताया था, यहां पर देखो ये रहा चार्ट जो मैंने बोला था, इंडिविजुअल अगर डीम्ड रेजिडेंट बन जाता है, डीम्ड रेजिडेंट बन जाता है तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा? रेजिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनेगा। ROR उसको नहीं बनाएंगे। यानी कि देखो ROR बनाने का मतलब हो जाता है, मतलब उसकी दुनिया जान की इनकम पर टैक्स कर देना, फॉरेन की इनकम पर भी उसको टैक्स कर देना, लेकिन ROR के लिए, R बट NOR के लिए क्या होता है कि
छूट होती है कि फॉरेन की इनकम पर तो टैक्स नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कौन सी फॉरेन इनकम, जिसका कंट्रोल इंडिया में है, जिसका कंट्रोल इंडिया में है या फिर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो उसको तो भैया हम टैक्स करते थे, बाकी और किसी भी इनकम को उसकी नहीं छेड़ेंगे। बात आ गई क्या समझ में? बोलो यस और नो। बिल्कुल, ये वाला चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और टेलीग्राम लिंक से जाकर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो सेशन था, जो अमेंडमेंट वाला सेक्शन था, वो वाला क्लियर हो जाता है। तो और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारी लेटेस्ट क्लासेस जो है वो एज अमेंडेड मैं आपको फ्री ऑन यूट्यूब पूरी की पूरी क्लासेस यहां पर दे रहा हूं, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच।